आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लॉयर पर। और हम पढ़ रहे हैं गुलाम वंश के बारे में। और गुलाम वंश को स्टार्ट करने से पहले हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 क्लास ली थी, जिसके अंदर की हमने महमूद गजनवी को पढ़ा था और उसके बाद में मोहम्मद गौरी को। और हमने देखा था कि किस तरह से मोहम्मद गौरी ने जो गजनी प्रांत है वहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ा और उसने सिंध और मुल्तान प्रांत को जीता, और उसके बाद पंजाब वाले एरिया को जीता। उसके बाद उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था तराइन के पहले और दूसरे युद्ध में। उसके बाद आपने देखा कि दिल्ली और अजमेर में भी मोहम्मद गौरी ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। यानी कि मोहम्मद जो गौरी है उसकी मृत्यु जो है 1206 ईस्वी में हुई थी। तब तक जो है उसका गौरी का साम्राज्य है वो बिहार तक पहुंच चुका था। जब 1206 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी है वो खोखर जनजाति के विद्रोह को दबा रहा था, तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो गौरी है वो अपनी मृत्यु से पहले ही, उसका कोई बेटा नहीं था, तो इसलिए कुछ उसके दास थे, चुनिंदा दास, उनको वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करके गया था। जैसे कि जो भारतीय क्षेत्र था, जो भारत वाला एरिया था, वो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। ऐसे ही उसका दूसरा दास था ताजुद्दीन यालदोज, और उसको गजनी वाला क्षेत्र उसने दे दिया था। और नसरुद्दीन को बाचा था, उसको उसने सिंध जो कि पाकिस्तान में है वो वाला एरिया दे दिया था। तो वहाँ पर इन्होंने अपने अपने साम्राज्य की स्थापना की। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसने कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु जो कि 1206 ईस्वी में हुई थी, उसके बाद भारत के अंदर गुलाम वंश की नींव रखी थी। और देखेंगे कि जो गुलाम वंश है ये 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका जन्म कहाँ हुआ था? ये तुर्किस्तान के अंदर हुआ था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो तुर्क जनजाति से संबंध रखता था। और ग्रंथों में हमें मिलता है कि जो ऐबक होता है उसका मतलब क्या होता है, वो एक तुर्की शब्द है, उसका मतलब होता है कि चंद्रमा का देवता। अब ऐबक जो था वो बचपन के अंदर ही अपने माता और पिता से बिछुड़ जाता है। उसके बाद एक व्यापारी ने उसको ख़रीद लिया, यानी कि उसको व्यापारी के अंडर में वो आया। तो उसने क्या किया, उसको एक बाज़ार था निशापुर मार्केट, वहाँ पर उसको बेच दिया। अब बेचा तो ख़रीदा किसने था? एक काजी था, फ़रुखुद्दीन अजीज़ कुकी, इस नाम से एक काजी था, उसने उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीद लिया। अब ख़रीदने के बाद क्या हुआ कि उसने, काजी ने उसकी जो परवरिश है ऐबक की वो बहुत ही अच्छी तरह से की थी। अपने बेटों से भी बढ़कर उसको पाला था, बहुत अच्छी परवरिश दी। इसके अलावा उसको जो युद्ध विद्या के अंदर निपुण बनाया, उसको धनुष विद्या वगैरह सिखाई, युद्ध किस तरह से किया जाता है ये सब ज्ञान उसको दिया, घुड़सवारी सिखाई। तो ये सब सीखने के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो काफ़ी सक्षम और यानी कि अच्छा लीडर जो क्वालिटी है उसके अंदर उभर आई थी। इसके अलावा जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, तो काजी ने उसको कुरान का पाठ करना भी सिखाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुरान का पाठ करता था अत्यंत ही सुरीले स्वर में। तो इस वजह से उसका नाम क्या पड़ गया था, बाद में उसका नाम कुरान खान पड़ गया था। तो ये पूछा जाता है कि कुरान खान के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। अब समय बीतता गया, कुछ समय बाद क्या होता है, जिस काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीदा था तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद जो पुत्र हैं वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, और क्या करते हैं कि उसको फिर से एक व्यापारी के हाथ में बेच देते हैं। अब जो व्यापारी है वो क्या करता है, उसको गजनी ले जाता है। गजनी जो कि आपको पता है महमूद गजनवी की राजधानी थी। तो वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर जो मोहम्मद गौरी है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि उसने गजनवी साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। तो उस समय वहाँ का जो साम्राज्य किसके अंडर में आता था? मोहम्मद गौरी के। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको ख़रीद लिया। अब उसको ख़रीद लिया तो आपको पता ही है कि काजी जो है उसको सब ज्ञान से उसको परिपूर्ण कर चुका था, वो हर एक चीज़ में माहिर था। तो इससे क्या हुआ कि उसने बहुत ही जल्दी जो मोहम्मद गौरी है उसका विश्वास प्राप्त कर लिया। और आगे आप देखेंगे कि जो मोहम्मद गौरी है वो उससे इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ है, बहुत अधिक प्रभावित हुआ, और उसे अपने साम्राज्य के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद, जिसे कि
अमीर याखूर के नाम से जानते हैं, उस पद पर नियुक्त कर दिया। अब ये अमीर याखूर क्या है? ये होता है जो घुड़शाला होती थी जहाँ पर घोड़े वगैरह को रखा जाता था, जिसे अस्तबल भी बोलते हैं, तो उसका प्रधान नियुक्त कर दिया था इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने। तो अमीर याखूर बना दिया इसको। इसके बाद जब जो मोहम्मद गौरी है वो अपने अभियान पर जाता था, सैन्य अभियान पर, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो अभियानों में उसके साथ जाने लगा, युद्ध में अपने पराक्रम का परिचय देने लगा। इस तरह से आप देखेंगे कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौर, इसके अलावा गजनी वगैरह में जहाँ जो युद्ध हुए थे वहाँ पर सुल्तान की बहुत अच्छी से मदद की थी। इसके बाद आपने देखा था कि 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी ने युद्ध किया था तराइन का, जो कि प्रथम युद्ध है। उसके बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तो ये जो दूसरा युद्ध था तराइन का, सेकेंड वॉर थी, इसके अंदर भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने भाग लिया था युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी की तरफ से, और इस युद्ध के अंदर उसने अपनी वीरता का भी परिचय बहुत अच्छे से दिया था। जब ये युद्ध समाप्त हो गया था, तराइन का दूसरा युद्ध, तो आप जानते हैं कि जो अजमेर और दिल्ली का एरिया है यहाँ पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो गया था। तो बाद में जब मोहम्मद गौरी यहाँ से गया था, युद्ध समाप्ति के बाद जब ये प्रदेश जीत के वो वहाँ से गया था, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसको यहाँ का, भारत का, उसने सूबेदार बना दिया था, सूबेदार नियुक्त करके गया था। अब गौरी तो चला गया, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने क्या किया था, इसके बाद जैसे ही वो चला गया था तो जो अजमेर वाला एरिया जो जीता था, इसके अलावा जो मेरठ था, तो यहाँ गौरी के जाने के बाद इन्होंने दोबारा से विद्रोह प्रारंभ कर दिया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो ये विद्रोह हुए थे अजमेर और मेरठ में, इनको काफ़ी कुशलतापूर्वक तरीके से दबा दिया। इसके बाद 1194 ईस्वी में आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में मोहम्मद गौरी के में कि चंदावर का युद्ध, जो कि मोहम्मद गौरी और कन्नौज का शासक था जयचंद, उसके बीच में लड़ा गया था। तो इस युद्ध में भी जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने अपने स्वामी यानी कि मोहम्मद गौरी का सहयोग किया था, और युद्ध जीतने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बाद इसके अन्य योगदान देखेंगे तो 1197 ईस्वी के अंदर इसने गुजरात की राजधानी, जिसे अनहिल्दवाड़ा बोलते हैं उस समय में, तो उसको लूटा इसने। और उसके बाद उसने वहाँ का जो शासक था भीमदेव द्वितीय था, उसको पराजित किया। जब मोहम्मद गौरी ने अपना पहला अभियान किया था भारत में, तो गुजरात पर ही किया था, तो उस समय वो भीमदेव ने उसको पराजित कर दिया था मोहम्मद गौरी को, वहाँ से उसकी पराजय हो गई थी। तो उसके बाद ये देखिए 1197 ईस्वी के अंदर क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने भीमदेव सेकंड को बुरी तरह से पराजित किया था और यहाँ पर भी अपना अधिकार कर लिया था। उसके बाद 1202 ईस्वी के अंदर इसने बुंदेलखंड का एक राजा था जिसको परमार्दी देव बोलते हैं, पिछले वीडियो में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो उसको भी इसने पराजित किया था। और पराजित करने के बाद जो भी परमार्दी देव के अंडर में जो रीजन आते थे, जैसे कि कलिंजर, महोबा और खजुराहो, इन पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो इस तरह से देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी अपने साम्राज्य को कुछ हद तक बढ़ाया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद इन राज्यों ने दोबारा से स्वतंत्र होने की कोशिश की, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनके विद्रोह को अच्छी तरह से दबा दिया और अपना जो शासन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कायम किया। अब इसके बाद क्या होता है कि 1206 ईस्वी के अंदर कुतुबुद्दीन, जो मोहम्मद गौरी है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और कब हो जाती है? जब वो खोखरों के विरुद्ध अपना उनका विद्रोह को दबा रहा था उस समय। तो ये पूछा जाता है कि जो मोहम्मद गौरी है, इसका जो अंतिम अभियान था वो कौन सा था, किसके विरुद्ध था? तो वो खोखरों के विरुद्ध था। तो इसी अभियान के दौरान मोहम्मद गौरी की 1206 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो लाहौर के जो अमीर होते थे, जो कि वहाँ के राज दरबार में जो रहते थे अमीर, प्रशासन में सहायता के लिए, और जो लाहौर की जनता थी, तो उन्होंने देखा कि अब जो मोहम्मद गौरी है इसका कोई खुद का जो संतान नहीं है, तो अब क्या करें? तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बना दिया जाए। तो वो क्या करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को निमंत्रण देते हैं कि आप लाहौर आइए। तो इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर पहुंच जाता है और देखते हैं कि जून 1206 ईस्वी के अंदर जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका राज्याभिषेक करवा दिया जाता है।
अब राज्याभिषेक करवा दिया उसका, लेकिन वो अब भी खुद को गुलाम ही समझता है, वो शासक नहीं समझता अपने आप को, अपने मालिक का बहुत वफादार था। इसके चलते देखेंगे कि उसने कोई भी उपाधि धारण नहीं की इस तरह की, सुल्तान या फिर जो उस समय बादशाह वगैरह चलते थे, तो इस तरह की कोई भी उपाधि धारण नहीं की। केवल उसने जो सामान्य उपाधि धारण की, जैसे कि मलिक या सिपह सालार की उपाधि इसने धारण की। और इसने ना तो कोई सिक्का चलवाया था अपने नाम का, और ना ही कोई खुतबा पढ़वाया था। अब खुतबा क्या होता है? ये एक वो प्रशंसा पत्र होता है जो कि काजी पढ़ा करता था मस्जिद के अंदर सुल्तान के, यानी कि सुल्तान के बारे में बताने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये दोनों ही काम नहीं किए। इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसने अपनी राजधानी बना लिया था इंद्रप्रस्थ को। इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली के नज़दीक था, उसको अपना सैन्य मुख्यालय बना लिया, वहाँ पर अपनी सेना वगैरह रखता था। तो जब मोहम्मद गोरे की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो उसके अन्य उत्तराधिकारी थे, जैसे कि गयासुद्दीन मोहम्मद और ताजुद्दीन यलदौज और नसरुद्दीन कवाचा, इन्होंने क्या किया कि विद्रोह प्रारंभ कर दिया। वैसे तो जो मोहम्मद गोरी है, इनको भी अलग अलग प्रांत देके गया था, जैसे कि यलदौज जो है इसको गजनी का शासक बनाया था उसने, और जो कवाचा है उसको भी उसने पाकिस्तान वाला एरिया जैसे कि मुल्तान और सिंध प्रांत दिया था। लेकिन फिर भी इन्होंने अपना जो है विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार करना चाहते थे, राज करना चाहते थे। तो जब इन्होंने विद्रोह प्रारंभ किया, तो दिल्ली से जैसे कि यलदौज और कुवाचा, ये दोनों मैंने बताया कि अभी एक गजनी का शासक था और एक पाकिस्तान वाले एरिया का शासक था, मुल्तान और सिंध। तो जो इसका सैन्य मुख्यालय था इंद्रप्रस्थ ऐबक का, वहाँ से काफ़ी दूर पड़ते थे। तो अभियान में कोई समस्या ना हो, इसके चलते जो ऐबक है उसने क्या किया था, अपनी राजधानी लाहौर को बना लिया था कुछ समय के लिए। फिर इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी पर आक्रमण किया। उस समय जो गजनी का शासक था वो ताजुद्दीन यालदोज था, तो उस पर आक्रमण किया और क्या किया, गजनी पर अपना अधिकार कर दिया। लेकिन देखेंगे कि जो गजनी की जनता थी उसने भी विद्रोह कर दिया ऐबक के खिलाफ, क्योंकि वो काफ़ी स्वामी भक्त थी यालदोज के लिए। तो इसके चलते सिर्फ 40 दिन तक ही वहाँ पर रह पाया ऐबक, और उसके बाद उसको गजनी को छोड़ना पड़ा, और फिर से शासक कौन बन गया वहाँ पर, यलदौज बन गया। तो इस समय काफ़ी परेशान रहा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसने इस परेशानी से निजात पाने के लिए क्या किया, इनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध जो है स्थापित किए। अब देखिए उसके लिए उसने क्या क्या किया था। जैसे जो यलदौज था जो कि गजनी का शासक था, तो उसने उसकी जो पुत्री थी, उसकी बेटी थी यलदौज की, तो उससे क्या कर लिया, विवाह कर लिया ऐबक ने। तो ठीक है, इससे वो क्या हुआ, ससुर बन गया उसका, तो आक्रमण करने का कोई कारण बचता नहीं। इसके बाद जो कुबाचा था जो कि मुल्तान और सिंध का शासक था, उससे क्या किया, जो ऐबक था उसने अपनी बहन का विवाह उससे करवा दिया, तो वो उसका जीजा बन गया। अब आक्रमण करने का यहाँ से भी कोई कारण नहीं है। और जो उसके बाद ये क्या है कि उससे अपनी बहन का विवाह कहता था, इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह भी किया। इल्तुतमिश भी था, उससे भी अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। तो इस तरह से देखेंगे कि किस तरह से उसने कूटनीति के साथ इनके साथ संबंध स्थापित कर लिए, पारिवारिक संबंध स्थापित कर लिए, जिससे क्या हुआ, उसने भी इस विद्रोह को काफ़ी अच्छे तरीके से दबा दिया था। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की कुछ क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध है। वो ये दान धर्म के कार्य बहुत ज़्यादा करता था, और देखेंगे कि जो वो प्रतिदिन लाख रुपए का दान कर दिया करता था। तो इसी दानी प्रवृत्ति के कारण उसको लाख बख्श की उपाधि दी गई है, यानी कि लाखों का दान करने वाला, ये उपाधि उसको प्रदान की गई है। पूछा जाता है कि लाख बख्श किसकी उपाधि थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि थी। बहुत ही मशहूर इतिहासकार है मिनाज सिराज। तो मिनाज जो है उन्होंने कहा है कि जो जो दानशीलता, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की दानशीलता है, उससे प्रभावित होकर क्या कहा है, उसको हातिम सेकंड की संज्ञा दी है, हातिम द्वितीय की संज्ञा दी है। तो हातिम सेकंड के नाम से किसको जाना जाता है, तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। एक अन्य यात्री, विदेशी यात्री, जिसने अपनी यात्रा वृत्तांत के अनुसार, जिसका नाम फरिश्ता है, उसने भी ये कहा है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो ऐबक कोई नाम नहीं है, ये उपाधि है जो कि उस समय में किसको दी जाती थी, जो बहुत ही दानशील व्यक्ति होता था, केवल उसी को ये ऐबक की उपाधि प्रदान की जाती थी। तो फरिश्ता का मानना क्या है कि जो उसके नाम के पीछे ऐबक लगा हुआ है वो ऐसे ही नहीं लगा हुआ है। वो क्यों लगा हुआ है, क्योंकि वो
बहुत ही दान करने वाला व्यक्ति था इसलिए। इसके अलावा देखेंगे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो कला और साहित्य का भी काफ़ी शौकीन था, रुचि रखता था। इसीलिए उसके दरबार के अंदर हसन निजामी और फ़क्र मुदबिर, ये इस नाम के जो विद्वान थे, इनको संरक्षण प्राप्त था। ये उसके दरबार में रहा करते थे। तो जो हसन निजामी हैं, इनकी एक रचना है ताज उल मासिर। तो ये किसकी रचना है? ताज उल मासिर। ये हजम निजामी की है और हसन निजामी की है। और हसन निजामी जो है वो किसके दरबार में रहा करता था? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहा करता था। तो ये हो गया। और बढ़ते हैं आगे। उसके बाद कुछ निर्माण कार्य भी हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के, जो कि उसने निर्माण, जो कि जब तक वो शासक रहा था, खैर काफ़ी लंबे समय तक शासक नहीं रहा था, लगभग केवल 4 वर्ष तक ही शासक रहा था। तो इसी दौरान उसने कुछ कार्य भी किए हैं, तो वो देख लेते हैं। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने क्या किया था? जो उत्तर भारत है, भारत का जो उत्तरी एरिया है, वहाँ पर वहाँ की पहली मस्जिद, जिसे हम कुव्वत उल इस्लाम के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण करवाया था। इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पर पहले विष्णु मंदिर हुआ करता था, तो उसको तुड़वा कर ही यहाँ पर किसका निर्माण करवाया गया? एक मस्जिद थी कुव्वत उल इस्लाम, उसका निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा जो इनका महत्वपूर्ण निर्माण कार्य है वो है अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोंपड़ा। इसके लिए भी ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है पहले एक संस्कृत विश्वविद्यालय हुआ करता था, संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, तो उसको तोड़कर यहाँ पर 2.5 दिन का झोंपड़ा नाम से एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया। और माना जाता है कि भाई 2.5 दिन के अंदर इसका निर्माण करवा दिया गया था, तो इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा बोलते हैं। इसके बाद इन्होंने एक सूफ़ी संत हुआ करते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो उनकी स्मृति में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जो कि दिल्ली के अंदर है। तो निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। और काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो निर्माण कार्य इसको पूरा किसने किया था? तो वो इल्तुतमिश ने किया था। जब इल्तुतमिश पढ़ेंगे तो बाद में देखेंगे। लेकिन ये पूछा जाए कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था प्रारंभ, तो वो इसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसके बाद मृत्यु देखते हैं कि कब मृत्यु हुई थी और कैसे हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वो 1210 ईस्वी के अंदर हुई थी। और कहाँ हुई थी? लाहौर के अंदर हुई थी। ये क्या था कि उस समय चौगान खेल रहा था। चौगान गेम है जिसे कि पोलो भी कहा जाता है आजकल, पोलो। तो पोलो खेलते वक्त क्या हुआ था, ये अपने घोड़े से गिर गया था और सर में चोट लगने की वजह से जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही कम समय तक शासन किया था। 1206 ईस्वी के अंदर तो इसका राज्याभिषेक हुआ था और 1210 ईस्वी के अंदर मृत्यु हो गई, केवल 4 वर्ष के लिए। और इसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? लाहौर पाकिस्तान के अंदर है, वहीं पर मकबरा बना दिया गया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र होता है आराम शाह, वो बादशाह बनेगा, लेकिन वो योग्य शासक नहीं था। तो आगे पढ़ेंगे कि अगले वीडियो में किस तरह से इल्तुतमिश ने उसको सत्ता विहीन कर कर खुद सत्ता पर वो काबिज हो गया था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था इल्तुतमिश के बारे में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही।